हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आज के कार्यक्रम का दिशा निर्देश तथा प्रास्ताविका सादर करने के लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के सीआरएस श्री राहुल गजबे सर इनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ हम करने का प्रयास किए हैं, उस ये भव्यता मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर निर्भर करती है। एक तो आप लोगों की उपस्थिति, निश्चित ही आप सब ने आकर इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाई है। दूसरा होता है विषय वस्तु। चूँकि विषय वस्तु बाबा साहब की जयंती, उनके विचारों का चरवण, ये हमारी विषय वस्तु है। स्वाभाविक रूप से आप सब, हम सब बाबा साहब के बारे में एक जानना समझना चाहते हैं अधिक से अधिक, और ये जानने समझने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वक्ता जो हमें बाबा साहब को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन लफ्ज़ों में समझा सके, आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब को व्यक्त कर सके, ऐसा एक वक्ता की हमें ज़रूरत होती है। हम पिछले कई वर्षों से ये प्रोग्राम करते आए हैं। हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने कभी इस प्रोग्राम को स्थापित किया था। हम वो सिर्फ कारवां आगे बढ़ाने की कोशिश में कर रहे हैं। हमने हर साल अपनी तरफ से प्रयास किया है कि बेहतरीन से बेहतरीन वक्ता जो बाबा साहब के बारे में आप लोगों को अपने विचारों से अवगत करा सके, उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करें। इस वर्ष भी जब हम ऐसे किसी वक्ता के बारे में खोज कर रहे थे, तो कुछ नाम जो चर्चा में थे, उनमें एक नाम निश्चित ही प्रमुख रूप से लक्ष्मण जी यादव का था। पर सब प्रश्न उठता है कि वक्ता है, अच्छे वक्ता है, नाम है, पर अब हम उन तक पहुँचे कैसे? तो साथियों, कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि इंसिडेंटली मेरे बड़े भाई साहब नागपुर आए थे। आप में से जो काफ़ी सारे लोग जानते हैं, वो पहले हमारे बैंक में थे और बाद में आईपीएस ऑफिसर बने हैं, आईजी रैंक में आज पोस्टेड हैं। नागपुर आते हैं तो मुश्किल से एक दिन के लिए आते हैं। दिल्ली जाना था, सवेरे पहुँचे और शाम को निकलना था। सवेरे जब मैं उनको रिसीव करने गया तो मैंने उन्हें अपनी मंशा बताई कि 2-3 वक्ताओं के हमें नाम तो मिल रहे हैं, पर संपर्क नहीं मिल रहा है। तो ठीक है बोले, मैं बात बताता हूँ। दिन भर लिटरली हम भाइयों के बीच में बात करने को भी समय नहीं मिल पाता है। और शाम को वापस जब मैं भाई को ड्रॉप करने जा रहा था एयरपोर्ट में, तो गाड़ी में बैठकर वापस भैया ने बोले कि ठीक है चल, अभी मैं बात करता हूँ। उन्होंने 1-2 जगह बात किए और 2-3 रेफरेंसेस में से लक्ष्मण जी यादव का नाम चल कर आया। उन्होंने अपने एक परिचित से बात किया जिन्होंने लक्ष्मण सर का नाम बताया। तो भैया ने बोले कि भाई कुछ उनसे बात हो सकती है क्या? उन्होंने बोले कि उन्हें तुरंत फ़ोन लगाएं। वहीं गाड़ी, यानी हम घर से एयरपोर्ट 15 से 20 मिनट में पहुँचे होंगे। इस दौरान में इतना सब वाक़या हो रहा। उन्होंने उस मध्यस्थ व्यक्ति से बात किए, उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी से बात किए। उसी समय में उनका कंफर्मेशन आया कि लक्ष्मण सर ने हाँ बोल दिया है और हमको नंबर शेयर किए, आप बात कर लीजिए। और फिर भैया ने फ़ोन लगाए, लक्ष्मण सर से बात करके तुरंत मुझसे बात कराएं।
और लक्ष्मण सर तुरंत यानी मैंने जो भी अपने तरफ से इस कार्यक्रम के बारे में उनकी भूमिका बताई, उन्होंने तुरंत उसको अपनी सहमति दी। ये सब वाक्य बताने के पीछे मेरा मकसद है कि इतने क्षणों में वो व्यक्ति कितना ग्राउंड टू अर्थ है कि किसी तरह ने एक नामी वक्ता जिन्हें अभी आप ये पिछले 3-4 दिनों से 13 तारीख से करीब इधर ही है विदर्भ में, और रायपुर छत्तीसगढ़ इधर भी उनके कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे हैं। एक्चुअली उनका आज का प्रस्थान था, दिल्ली उनको आज पहुंचना था, कल उनको अपने कॉलेज अटेंड करना था, उनके ऑलरेडी फ़्लाइट्स बुकिंग हो चुके थे रायपुर से, लेकिन उन्होंने बस हमारी विनती को तुरंत एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं आ जाऊंगा और आप लोग कार्यक्रम कीजिए करके। तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में भी हम उनसे लगातार इस कार्यक्रम के संदर्भ में बात होती रही, तो एकदम हम्बल पर्सनालिटी मुझे लगी, और उनके विचार अभी हम सुनेंगे, आप सुनेंगे, तो हमें अवगत हो जाएंगे हम कि किस तरह के व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों, कार्यक्रम के आयोजन में जो तीसरा विषय आता है कि लोगों का विश्वास कौन आयोजक हैं, किस एक हद तक उस पर भी निर्भर करता है। तो निश्चित ही जो आयोजन टीम है, इतना डेडिकेटेड टीम और सब लोगों का ना हाँ बोलते आज स्टेट बैंक में अपना एक इस तरह का एग्जिस्टेंस प्रेजेंस है कि सबके प्रयत्नों से लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा। इतना बड़ा कार्यक्रम खड़ा करना है तो निश्चित ही फंड्स की ज़रूरत होती है। फंड्स को लेकर हमारे ये थे कि हमारी एक ना जैसे वो आनंद सर एक बिहार में थे, ट्यूशन लेते सुपर 30 के, वैसे हमारी एक सुपर 20 टीम है कि कुछ भी ऐसे प्रोग्राम रहा तो जितना खर्चा लगेगा हम करने को तैयार हैं यानी। लेकिन ये था कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमको बढ़ाना है। एक तरफ हमने ये प्रयास किया, एक उदाहरण बताता हूँ मैं। एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे झारखंड में, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो जनता में काम करते थे, इलेक्शंस चुनकर आने के बाद में वो लोगों में रहते थे, काम करते थे दौड़कर लोगों का, और जब इलेक्शन आए तो किसी तरह का प्रचार नहीं करते थे। उनके जो कार्यकर्ता थे वो घूम घूम कर हर चौराहे पर या चौपालों पर एक लाल कपड़ा रखा करते थे और लोगों से आह्वान करते थे कि सब लोग अपना 1-1 रुपया जमा करें, जितने रुपए जमा हुए उतने हमें वोट मिलेंगे, ऐसा उनका मानस था। और वो बिल्कुल वहाँ से चुनकर आते थे, बहुत पॉपुलर लीडर थे। समाऊ भी बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं तो भी वो एक मानस में था कि हमको अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है तो हमको लोगों से कुछ न कुछ हम अगर कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा। ये सोचकर हमने लोगों से कंट्रीब्यूशन करने का भी हमने प्लान किए, और फिर जैसी जिसकी सदिच्छा हो उस हिसाब से वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, उस हिसाब से हमने इसको चेकआउट किया। आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि करीब 2 लाख से ऊपर फंड्स लोगों द्वारा हमारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम को इस तरह से भव्य बनाने के लिए हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम रही है। सब लोग ने उत्स्फूर्त रूप से इसमें सहभाग लिया, और विशेष यानी आप लोग सब यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित हुए। मुझे खुशी होती है एक बात और जाहिर करते हुए कि ये जो कार्यक्रम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का, और एक ना हाँ बोलते हमारी एक संगठना होती है जो इस थॉट प्रोसेस को लेके चलती है, हमारी SC/ST BC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सेवा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इस कार्यक्रम के दरमियान हमें और एक उपलब्धि हासिल हुई कि हमारी यहाँ की लोकल मैनेजमेंट ने हमारे इस संगठन के लिए ऑफिस आइडेंटिफाई करके हमको वो प्रीमाइसेस उपलब्ध करवाया है। उसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और शीघ्र ही वो संगठन को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये भी एक खुशी थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे DGM नरसिम्हा सर का
और सभी हमारे रीजनल मैनेजर्स और जो भी हमारे CMHR और जो भी जिन्होंने भी सक्रिय और पॉजिटिव भूमिका इसमें की है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने 2 शब्द यहीं समाप्त करना चाहता हूं। थैंक यू। नागपुर मतलब भारत देश का दिल, ये क्यों कहा जाता है, ये आज मुझे महसूस हो रहा है। बाबा साहब की ये कर्मभूमि, हम जब छोटे हुए थे तो हमेशा सोचते थे कि हम कभी ना कभी नागपुर जाएंगे करके। तो उस समय जो क्रेज़ था नागपुर के बारे में, वो आज भी वैसा ही है, वैसा ही प्रतीत होता है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं कुछ नया सीखने मिलता है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। सुपर 20 का यहाँ के DGM नरसिम्हा सर का विशेष आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में सेवा महाराष्ट्र सर्कल का, पूरे महाराष्ट्र सर्कल का सबसे बड़ा ऑफिस यहाँ पे बनाया है और बनाने जा रहे हैं। तो मैं टीम उमेश कापसे, टीम राहुल गजबिये, इनका बहुत बहुत मतलब दिल से ये अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतने कम समय में इतना अच्छा चीज़ यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र सर्कल ही नहीं पूरे देश में जितना भी सेवा फेडरेशन है उसके लिए एक आदर्श होगा। यही मैं सोचता हूँ और यही आगे ये करता हूँ। रहा सवाल आज के प्रोग्राम का, आज का प्रोग्राम जो है कि हम भी सब जानते हैं बाबा साहब के बारे में, सभी जानते हैं, लेकिन हम उन्हें सही लफ्ज़ों में, सही मायने में व्यक्त नहीं कर पाते। तो किसी ना किसी को इस चीज़ को व्यक्त करने में महारत हासिल होती है। ऐसे ही हमारे लक्ष्मण जी यादव है, उनसे मैं इस वक्त में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को, बाबा साहब के बारे में। हम तो जानते कि बाबा साहब ही हमारी माँ और बाप है। उन्होंने जो किया है वही हम आज जो इतनी शानदार जिंदगी हम जी रहे हैं, ये उनकी देन है। स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, महामानव भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनको नमन करते हुए मंच पर उपस्थित माननीय श्री लक्ष्मण जी यादव, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ अपने लिए खास बाबा साहेब के बारे में विचार रखने के लिए आए हैं, आपका स्वागत है सर। ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री हेड़ाऊ सर, जनरल सेक्रेटरी भूषण महाजन सर, सेवा के जनरल सेक्रेटरी गणेश वाघमारे जी, यहाँ के मेरे साथी ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुब्रतो मुखर्जी सर, CRS राहुल जी गजबिये, सामने बैठे हुए RM सर पंकज कुमार सर, ढोक सर, इतर अधिकारी वर्ग और मेरे साथियों, आज हम बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती यहाँ स्टेट बैंक में हर साल की तरह मना रहे। एक्चुअली 14 तारीख को एक्चुअल रहती है, लेकिन हमारी परंपरा है कि ये जो बड़े पैमाने पे जो प्रोग्राम होता है वो नेक्स्ट जो भी छुट्टी आती है या संडे आते हैं उस दिन हम इसको मनाते हैं। गणेश वाघमारे जी ने सही बताया कि बाबा साहब के बारे में बोलना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सर, जो भी है, जो भी व्यक्त करना है, हम सर को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ये सिर्फ संविधान तक मर्यादित नहीं है, हर क्षेत्र में, अर्थ हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स हो, उसमें सभी में उनका योगदान रहा है और वो राष्ट्र पुरुष थे। और हम जो कहते कि भाषा, प्रांत, धर्म, ये सबके परे संपूर्ण मानव जाति के लिए उनका जन्म हुआ था और मानव जाति के उत्थान के लिए उन्होंने पूरा काम किया है। तो ऐसी उनकी महानता है।
मैं इतना ही शब्द कहते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहीं रुकता हूँ। 14 अप्रैल 2023 को 132वीं जयंती अपन मना रहे थे। आप सभी ने महामानव भारत रत्न की जयंती मनाई है। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का उसी एक श्रृंखला में आज, जैसे कि अभी राहुल जी ने भी बताया और पोखरी साहब ने भी बताया कि आने वाली छुट्टी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मनाती है, उसी श्रृंखला का एक पुष्प आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ मना रहा है। उस जयंती में आज पिछले साल से जो उपस्थिति देख रहा हूँ, सही में तारीफ करने योग्य है, क्योंकि आज बैठने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारे लोग खड़े हैं और यही महामानव को सही आदरांजलि और उनके अनुयायी का एक तोहफा है। यहां यह भी सुनने में आया कि ये जयंती कर्मचारी, ऑफिसर्स, तीनों एसोसिएशंस और मैनेजमेंट सभी मिलके ये जयंती मनाई जाती है। अच्छा लगता है। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कार्यक्रम करने के पीछे जब कोशिश होती है तो किसी का मुंह पूर्व की तरफ होता है तो किसी का मुंह पश्चिम की तरफ होता है। तो यही एकता जो महामानव को चाहिए थी वो यहाँ देखने में आई और सही में मैं नागपुरकर को सैल्यूट करता हूँ। यहाँ सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी तथा उनको और दोहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, सबने कुछ ना कुछ महामानव के बारे में पढ़ा हुआ है। मैं इस मौके का फायदा लेके आप सभी को विनती करना चाहता हूं कि बाबा साहेब को सही मायने में आदर व्यक्त करता हूं तो उनका आचरण सभी ने अपनाने की जरूरत है। क्योंकि देखा जाता है कि जयंती के दिन सब इकट्ठा होते हैं लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। अगर उनका आचरण सही मायने में एक भी उनके पास जो विद्या, आर्थिक सभी तरह से उनमें से एक पहलू भी अगर अपन आप आत्मसात कर सके, ले सके, तो मुझे लगता है कि सही मायने में आप उनको आदरांजलि दे सकते हो और देश की उन्नति के लिए अपना छोटा सा हाथभार लगा सकते हो। आप सभी बैंकर्स हैं, आपके हाथों में बैंकों की यानी जो बोलते हैं ना आर्थिक नाड़ी आपके पास है। आप अभी भी देखिए कुछ एरिया ऐसे भी है कि आज जिनके पास में खाने को अनाज नहीं है, आर्थिक दृष्टि से कमकुवत है। उस वक्त जहां जहां ऐसे इलाके में अपनी ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप लोग वहां पे हो तो आपका एक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को, पिछड़ी जाति को, कमकुवत आर्थिक बाजू जिसकी कमकुवत है, ऐसे लोगों का आपका मदद का हाथ आप आगे बढ़ाए और उनके उन्नति के लिए उनको देश के प्रभाव में लाने की कोशिश कीजिए। तो सही मायने में अपन इस महामानव को अपन आदरांजलि दे सकेंगे। सर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सभी दिल्ली से यादव जी यहाँ पे आए हैं और जिनका गाढ़ा अभ्यास इसमें है, तो बस मैं इतना ही कहूँगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुला के जो संधि दी, आप लोगों से जो दो शब्द कहने की मुझे मुभा दी, उसके लिए मैं आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी रजा लेता हूँ। थैंक यू। मित्रांनो, खरंच जेव्हापासून नागपूरमध्ये मी माझं वास्तव्य होतं 7 वर्ष आणि तेव्हा त्याही काळात मी जयंती साजरी होताना पाहिली। सर, नागपुर की जो भूमि है आपको भी पता है, दिस इज द लैंड ऑफ दिस इज द सिटी वेयर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर he adopted Buddhism in Diksha Bhumi. Sir, there are 3 political ideologies that are gathered here, I can say, and one of them is Buddhism, another is Hinduism, because the headquarters of RSS, the torch bearer of Hindutva, that is also in Nagpur. And third, Comrade A.B. Bardhan, the communist ideology,
it was also rooted in the city of Nagpur. So we can imagine the lot of political steam at the center, that is Nagpur. But apart from political arena, if we talk about banking, this is the central place of India, and there are many banks in Nagpur, and whatever the agitations or strikes we have observed during our demonstration in the past, Nagpur is one of the most vibrant center for conducting any activity of the association, maybe SBI, maybe IBOC, maybe United Forum of Bank Union. If we talk about the contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar in Indian economy, Indian society, we always talk about the contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar in terms of in the society, social arena of the society. But at the same time, his contribution in the economy of the Indian economy, it was immense. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो आर्थिक विचार दिला, रुपयाच्या अवमूल्यनापासून, म्हणजे आपलं ज्याला म्हणता येईल की रुपयाचं अवमूल्यन कसं करायचं आणि का आवश्यक आहे, तसंच रुपयाचं मूल्य डॉलरशी जर आपल्याला अबाधित ठेवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय काय गोष्टी कराव्या लागतील, या सगळ्या गोष्टी बाबासाहेबांनी शिकवल्या. आणि मला असं वाटते बँकिंगचा जर आपण विचार केला, all the banks were nationalized in 1969. That was the thought process which was initiated in the year 1947 when we got independence. And the architect of that whole thought process, the key architect was Dr. Babasaheb Ambedkar. And in 1969 and in first tranches, 14 banks were nationalized. And after first tranche in 1980, another 6 banks were nationalized. Subsequently, there were 27 nationalized banks. And now again, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो काळाचं चक्र आता उलटं फिरायला लागलं आहे, पुन्हा एकदा आपण प्रायव्हेटायझेशनकडे जातो आहे. बँकेच्या म्हणजे पब्लिक सेक्टर बँक आहेत. द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बँक ॲज राईटली पॉइंटेड आउट बाय कॉम्रेड हेडाऊ in the economy, in the life of each and every citizen of this country, every poor of this country, every laborer of this country, every farmer of this country, the contribution of public sector banks was immense. The public sector banks, after nationalization in 1969, they went to the doorsteps of each and every citizen of this country. And now, after 1991 LPG reforms, now again the clock is now reversing. And now we are at the same square that we are facing now, denationalization of the public sector banks. That is the biggest threat, I can say, for the banker from point of view of the banker. And whatever the policies are being adopted by the government, maybe it's the central government or maybe it's state government, we can definitely say that that is anti-people, anti-workers, anti-farmers policies. And as a trade union, we must oppose such anti-people, anti-employee, anti-farmer, anti-poor policies. And that is why we are here to listen the thoughts of Comrade Lakshman Yadav, sir. I request sir to kindly focus some of your thoughts on our issues of again denationalization of public sector banks. Mitranno, Bank Bachao Desh Bachao, the movement started by IBOC, it was a movement which gathered momentum during the last 2 years when our Comrade General Secretary, Comrade Soumya Datta was General Secretary of IBOC, and we took to the streets of the Delhi, and I clearly remember when we gathered at Jantar Mantar in Delhi, there was a huge gathering of all the bankers from nook and corner of the country. We oppose the amendment in 1949 BR Act, which was scheduled to be tabled in the parliament in the winter session last year. But we are happy that due to our strong opposition as well as the support from some of the corners of the political arena, the government could not dare to table that bill in the parliament. But friends,
we cannot be complacent, because there may be chances that after election of 2024, again the government may proceed against bank nationalization. The government may again table the bill of denationalize the public sector banks. And if we fail to protect the rights of this common man of this country through our trade unions, then definitely that will be the last nail in the coffin. And believe me, the people who are getting services, banking services at cheaper rate, definitely they will be going to pay a very high price for the services from the private sector. You can take one example, that is Jio. When Jio was launched, it was free of cost. And now see what is the cost of monthly plan of the Jio. You can imagine what will be the fate of banking industry in India if we allow the government to pass the amendment bill in BR Act 1949 as well as amendment in Nationalization Act 1969 and 1980. Friends, this is the person, this is the man who fought for our rights, who has given us the constitution, who has given us the right privileges so that we can fight for our rights, for our privileges. And at the same time, he has always taught us the responsibilities what we should do for the society. And as pointed out, rightly pointed out by Comrade Hedau, that as a banker, it is our responsibility, it is our duty to take all the schemes which are formulated for the poor people of this country. And if we do this, then I can say that this will be a great service to our nation, because if we can reach to the last people standing in the queue, then definitely we can serve the nation. With this, I congratulate Team Nagpur. As always, there is a vibrancy in conducting each program, and the Jayanti Samaroh of Dr. Baba Ambedkar, that is one of the unique program of Nagpur. And I compliment the team, entire team under the leadership of Comrade Rahul as well as Comrades Umesh, Comrade Subroto, Comrade Pofli, because we all Service Officers Association as well as Seva and Staff Union, we work together in such program, and it is our duty, it is our responsibility to take all the people along with us. And we can very well say that this is the city which guide the entire nation, because in 1956, when Dr. Baba Saheb Ambedkar adopted Buddhism, I think I am right, 1956, when he adopted Buddhism in Nagpur, he changed the entire social fabric of this country. That was a unique incidence in the history of modern India. We can say that म्हणजे त्यांनी जे वाक्य म्हटलं होतं की मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो तरी मी हिंदू म्हणून मरणार नाही, हे वाक्य त्यांनी अक्षरशः खरं केलं. आणि त्यांनी समाजातल्या एका वर्गाला उन्नतीकडे जायचा मार्ग दाखवला. आणि मला असं वाटते की त्या मार्गावरून त्यांनी जो मार्ग दाखवला आहे त्याच्यावरून जर आपण मार्गक्रमण करत असलो तर मला वाटते त्यासारखी मोठी श्रद्धांजली किंवा त्यासाठी मोठं आदरांजली डॉक्टर आंबेडकरांना ही दुसरी राहणार नाही. मित्रांनो, sir, in every year when we gather here at Diksha Bhumi at the time of his marking his day of adoption of Buddhism, there is always a huge gathering, and I always compare that gathering because there are people from nook and corner of this country who pays tribute to the Dr. Baba Saheb Ambedkar on that particular day. आणि जर आपण महाराष्ट्रातले जे सर, महाराष्ट्र में एक परंपरा है, आपको पता होगा कि आप पंढरपुर जो है हमारा, वहाँ पे पंढरपुर में एक वारी जाता है, ज्ञानेश्वर महाराज से आलंदी से लेके पंढरपुर तक 1 महीने का जो वारी रहता है, वो वारी में भी हर आदमी जो आता है सर, गरीब से गरीब तबके का आदमी आता है, विदाउट एनी कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग. एंड ऑल दैट वारी that culminated at Pandharpur, because all the Warkaris, we called it, they are always eager to see the face of, see the foot and face of the Pandharpur, that is Pandari. At the same time, the people who gather here on Dashera particularly, they are very much eager
to see that they can at least touch the land or they can touch the soil on which Baba Saheb adopted Buddhism. That was the, I think, passion that we have seen here in Nagpur. Friends, now as we are eager to hear Sri Yadav sir, I once again compliment and congratulate Team Nagpur for conducting this wonderful program. I also, on behalf of the association, I express my gratitude as a General Secretary and on behalf of President that they have given us opportunity to be present here and to express our thoughts in this program. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. शुक्रिया। सेवा संगठन के आप सभी आयोजकों का कि आपने हमें आपसे रूबरू होने का मौका दिया। नागपुर एक ऐसी जगह है जिसकी मिट्टी से हमें एक अलग तरह का आकर्षण, जुड़ाव महसूस होता है। और इस नागपुर में आपने हमारा स्वागत एक विचार पुष्प से किया। मेरे लिए ये बिल्कुल नए तरह का स्वागत लगा कि एक पुष्प एक विचार। आप सब आयोजकों का इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा वो कार्यक्रम ज़्यादा बेहतर लगता है जिसमें फूलों पर पैसा कम खर्च करके किसी किताब या कलम पर पैसा खर्च किया जाए। और आज ऐसा ही लगा कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ ये पुस्तक भेंट की गई। इसके लिए भी मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि फूल सुबह तोड़े जाएं तो शाम तक मुरझा जाते हैं। किताबों में लिखे विचार पीढ़ी दर पीढ़ी हरे रहते हैं और दिशाएं देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आयोजित ये स्टेट बैंक कर्मचारी संघ के इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। दुनिया में 3 किस्म के इंसान पाए जाते हैं। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, वो उन लोगों में से, उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है। हम उन्हें याद कर रहे हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं। बाबा साहब ने इतिहास लिखा, वो उस पहली कैटेगरी, पहले किस्म के तमाम लोगों में शुमार हैं। हम जैसे लोग कोशिश करते हैं कि इतिहास को पढ़ें। और एक तीसरे किस्म के इंसान होते हैं जो न इतिहास लिख पाते हैं न इतिहास पढ़ पाते हैं, इसलिए वो जब सत्ता में आते हैं तो इतिहास के सिलेबस बदलने को ही इतिहास लिखना समझ लेते हैं। हम ऐसे वक्त में ऐसे लोगों के शासनकाल में यहाँ इकट्ठा हुए हैं जिन्हें यह गुमान है कि वो सत्ता पर काबिज होकर के इतिहास के किताबें सिलेबस बदल करके कुछ नया इतिहास लिख जाएंगे। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बहुत शानदार एक बात कही
कि नागपुर जैसे हम बाबा साहब के एक कर्म भूमि, संकल्प भूमि और एक दशा भूमि के रूप में जानते हैं, पिछले साल मैं उसे दीक्षा भूमि के जलसे में शामिल था। मुझे उस मिट्टी से एक ऊर्जा महसूस हुई कि वो हिम्मत कितनी बड़ी रही होगी कि जो धर्म इंसान को इंसान से बांटता हो, जो धर्म इंसान को जातियों में बांटकर किसी को ज्यादा सम्मान और किसी को अपमान देता हो। मैं ऐसे धर्म में पैदा जरूर हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं उस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और एक क्रांति का आगाज उन्होंने उस समय धर्म परिवर्तन करके किया था और बुद्धिज्म के रूप में एक ऐसे धर्म को कबूल करने की बात कही जिसने इंसान को इंसान से जोड़कर बराबरी का पाठ दुनिया को पढ़ाया था। तो मैं नागपुर की जमीन को उस जगह से देखने और महसूस करने की कोशिश करता हूं। और वहां से जब देखने की कोशिश करें तो आपको नागवंश तक जाना पड़ेगा, यहां किनका शासन था और क्यों बाबा साहब ने नागपुर को चुना। नागपुर के लोग हमसे बेहतर ये इतिहास जानते हैं। और उससे पीछे अगर जाएंगे तो ये पूरा महाराष्ट्र का एक आंदोलन, और उसमें से हमारे पुरखों में एक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले और उसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज, इन लोगों ने जो क्रांति का एक बीज बोया। छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की एक कड़ी। तो छत्रपति शाहू जी महाराज से होते हुए महात्मा फूले के पूरे इतिहास से जुड़ने की मैं कोशिश करता हूं। हमारे यहां हिंदी की दुनिया में नव जागरण पढ़ाया जाता है, रेनेसा। उसमें एक सबसे ज्यादा ताकत से पढ़ाया जाता है, वो बंगाल का नवजागरण है। और दूसरा एक नवजागरण जो रेनेसा, जो क्रांति थी, उसे उतनी तवज्जो नहीं मिले, वो महाराष्ट्र का नवजागरण था। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से होते हुए शाहू जी और फूले साहब तक एक ऐसा इतिहास मिलता है जब छत्रपति शिवाजी के बारे में महात्मा फूले शिवाजी का पवाड़ा लिखते हैं। किसानों का दर्द बयां करने के लिए किसान का कूड़ा लिखते हैं। पहली ट्रेड यूनियन मिल कर्मचारियों के श्रमिक संघ बनाते हैं छत्रपति महात्मा फूले। और वहां से एक पूरी की पूरी विरासत, ऐसी विरासत जुड़ती है जिसे मैं आइडिया ऑफ इंडिया के विरासत कहता हूं। तो मेरे लिए नागपुर एक ऐसे इतिहास और एक ऐसे विरासत से जुड़ना है कि यहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि हम डाली में लगे कुछ कमजोर पड़ते जा रहे पत्ते अपनी जड़ों से जुड़कर ताकत और हिम्मत महसूस कर लौटते हैं कि हमारी जड़ें बहुत गहरी। और इसी जगह एक दूसरी भी जड़ है, और उसे दीक्षा भूमि के पास में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लगभग 100 साल पहले अपना एक संगठन बनाया जिसके लिए दावा करते हैं कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीतिक काम वहीं होते। और वहां से वो पूरे भारत को एक नए रूप में देखने और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दूसरा विचार है। और अभी जब साथी बोल रहे थे कॉमरेड ए बी वर्धन का शहर, तो मुझे याद आ रहा था कि जब 1990 में मंडल आंदोलन के विरोध में कमंडल लेकर के कुछ वो लोग निकले थे भारत की सड़कों पर, जो उस समय हिंदू हृदय सम्राट और क्या क्या बन रहे थे। उस समय उस रथ की यात्रा को रोकने वाले लोगों में से
एक लोग कॉमरेड ए बी वर्धन भी थे। बिहार में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद जी थे और उन्होंने उस दंगाई आतताई रथ को रोका था। और आज मैं बार बार ये बात जोर देकर कह रहा हूं कि मंडल के विरोध में वो कमंडल का रथ निकला था और उस रथ के संयोजक में से कुछ ऐसे चेहरे थे जो 2013 में जब गुजरात से निकलकर देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें अपनी जात याद आने लगी और दोनों बाहें फैलाकर कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे वोट दे दीजिए। उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया का एक सूत्र भी नागपुर से जुड़ता है। तो वो जो मेरी निगाह में जब हम बाबा साहब को याद करते हैं तो ऐसे सभी कार्यक्रमों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाती है, बहुत शानदार काम। और वो संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो साफ तौर पर लिखा हुआ है न्याय, समता, बंधुता, ये 3 मूल्य, और उनमें से भी साफ लिखा जा रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और तीसरा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब को याद किया जाना, भारत के संविधान को सामने रखकर याद किया जाना, हमारे लोगों से एक वादा करना है कि हम लाख विपत्ति की मुश्किल की घड़ी आए, हमें उस कारवां को रुकने नहीं देना है जिसे फूले, अंबेडकर, पेरियार ने बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचाया था और आज कुछ लोग उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रस्तावना मेरे लिए केवल एक किताब का पन्ना नहीं है, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, एक ऐसा आइडिया ऑफ इंडिया जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। अभी विचार पुष्प के जरिए एक वाक्य बोला गया जो मेरे प्रिय वाक्यों में से एक है, जैसे पोडियम के सामने भी लिखा हुआ है, और इसी बात को बाबा साहब ने जाने कितनी बार, जाने कितने तरीके से कहा कि अगर मेरे हित और देश के हित में चुनना होगा तो मैं देश का हित सबसे पहले चुनूंगा, और अगर मेरे समाज के हित और देश के हित में टकराहट होगी तो मैं अपने समाज के हित को वरीयता दूंगा। यह है बाबा साहब की संकल्पना। और इसलिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का अर्थ केवल भौगोलिक नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच का भूगोल नहीं है, राष्ट्र वहां के लोगों से बनता है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम सबसे पहले और आखिर में भारतीय हैं, क्योंकि हम इस भारत को सबका भारत बनाना चाहते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने यह बात कही, और यह मेरा बहुत प्रिय वाक्य जो अभी बोला गया कि अगर मरने के बाद जीना चाहते हो तो लिखने लायक कुछ पढ़ लो या पढ़ने लायक कुछ लिख जाओ, कर जाओ। मैं ये बात बहुत शिद्दत से याद करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए, बाबा साहब ने अपने 3 गुरु माने थे। और यहां से देखिए आइडिया ऑफ इंडिया के सिंबल्स क्या क्या हैं। हम भारतीय लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा जीते हैं उसी को मानने से गुरेज करते हैं। जैसे जाति व्यवस्था इस देश की ऐसी बीमारी है कि भारत छोड़िए, विदेश में जब इन भारतीयों को जाने का मौका मिला तो 2 चीज ले जाना नहीं बोले, यहां का बना हुआ अचार और यहां की बनी हुई जाति व्यवस्था। और आप खबरों को पढ़ें, विदेश के कई देश अब अपने यहां जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए कानून बना रहे हैं कि अगर आप यहां हमारे देश में आकर जातिवाद करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। हमारे यहां अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना है। हमारे यहां तो विडंबना और विरोधाभास यह है कि वो लोग जो अपने दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार को रखते हैं
वो भी 14 अप्रैल को बिरसा फुले अंबेडकर को याद करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल और माला पहनाते हैं। जय भीम। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर श्री लक्ष्मण जी यादव, ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेड़ाऊ जी, ऑपरेशन के जीएस श्री महाजन जी, सेवा के जीएस श्री गणेश वाघमारी जी, वर्कमैन यूनियन के महासचिव महादेव पोपरी जी, हमारे यहाँ के एसोसिएशन के सीआरएस श्री राहुल गजबे जी, ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे यहाँ के सुब्रत मुखर्जी जी, रीजनल मैनेजर पंकज जी, एजीएम एचएलएसटी ढोक साहब और मेरे समस्त भाई बहन। आज का दिन सही में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत संख्या में लोग उपस्थित हुए और जो लक्ष्मण जी यादव ने जो भाषण, स्फूर्तिपूर्ण भाषण जो दिया, जो हमारे मन में संचार हुआ कि किस तरह से जो है यानी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, सिर्फ भाषणबाजी करके बात नहीं बनेगी, हमको जो है संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके पहले भी संघर्ष से ही शुरुआत की थी और संघर्ष से जो जीत हासिल की वो सिर्फ संघर्ष करने से ही हासिल हुई। मेरा सबसे मानना है कि जो यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, हमको उसको जो आगे बढ़ाना है उसके लिए हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के हम कोई भी जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो जीत हासिल करना है वो हमको पढ़ के लिख के उससे हासिल करना है, हमारे कलम से हासिल करना है, ना कि कोई हथियार उठा के। ये जो बात लक्ष्मण जी यादव जी ने कही है वो बहुत ही स्फूर्तिदायक है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो है जो उपस्थित लोग हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, बाबा साहब ने कभी भी धर्म का जो है एक ही धर्म के लिए काम नहीं किया, सभी के लिए काम किया। प्रसूति रजा जो महिलाओं के लिए उन्होंने लागू की थी, वो एक बहुत बड़ा जो है महिलाओं को उन्होंने सुविधा दी थी। तो ये सभी को पता है। यादव जी ने जो बातें कही वो बातें आप समझिए, हम कहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हो देखिए। हमको कोई भी जो मार्ग हमको जो चुनना है वो मार्ग सत्य का मार्ग चुनना है और सत्य के मार्ग से ही चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग जो भी मार्ग पे चलेंगे और सत्य के मार्ग पे चलेंगे, उच्च शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में और अच्छे इसमें पढ़ाएंगे। वो कैसा संभव है? जो साहब ने बताया अभी, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि जिसमें जो है कि शिक्षा को ही यानी ऐसा सामाजिक और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है जिसमें सामने हमको शिक्षा भी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हम उतना पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये भी पता नहीं है। अभी हम बैंक में काम कर रहे हैं इसलिए हम हो सकता पैसा लगा सके, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से पैसा लगाएंगे, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो हमको जो है उनको हेल्प करना पड़ेगा। जहाँ पे भी हमारी इच्छा होगी वहाँ पे उनको जो है उनको इच्छा हेल्प करके हमको जो है उनको भी वो समाज के ऊपर लाना है। थैंक यू वेरी मच। बदलती रहेगी है दुनिया, बदलती रहेगी ये दुनिया, बदलते रहेगा ये दौरे जहाँ, ना हुआ है ना होगा कभी भी बाबा साहेब सा सुरमा। वो जिसने कक्षा के बाहर बैठकर ज्ञान का दिया जलाया, वो जिसने कक्षा के बाहर बैठकर ज्ञान का दिया जलाया, वो जिसने अपनी मेहनत से विद्या का सागर पा लिया, वो जिसने संविधान बनाकर बदल दिया विकराल समा, न हुआ है न होगा कभी भी बाबा साहेब सा सुरमा। वो ना होता तो लोकतंत्र की बुनियादें कच्ची हो रह जाती, दलित और शोषित की मन की फरियादें रखी रह जाती। संविधान न कटता प्रावधान तो समानता का मंजर होता कहाँ, संविधान न करता प्रावधान तो समानता का मंजर होता कहाँ, ना होगा ना हुआ होगा कभी बाबा साहेब सा सुरमा।
वो अधिकार न दिलवाता अगर महिला कोई न पढ़ पाती, कोई इंदिरा फिर इस देश की प्रधानमंत्री न बन पाती, न किसी दलित की बेटी कभी पहुंच पाती विधानसभा, न हुआ है न होगा बाबा साहेब सा सुरमा। कितने राजा बने यहाँ इंसानों के गुलाम बनकर, कितने सम्राट हुए यहाँ मजबूरों पर हुक्म चलाकर, पर वो बादशाह ऐसा था जिसने बनाया गुलामों को इंसान, पर वो बादशाह ऐसा था जिसने बनाया गुलामों को इंसान, ना हुआ है ना होगा कभी भीमराव सा ऐसा सुरमा। भीम जल्लोषासोबतच मी अनघा झाडे आभार प्रदर्शनास सुरुवात करते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय व व्यासपीठावर विराजमान सन्माननीय प्रमुख अतिथी तसेच उपस्थित सर्व मान्यवर, आजच्या या भीम जयंती कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत आम्ही सर्व आयोजकांची बरीच चर्चा झाली। सर्वांच्या मनावर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेचे दडपण होतेच। आपले प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री लक्ष्मण यादवजी यांच्या सातत्याच्या कार्यक्रमामुळे व व्यवस्थितेमुळे त्यांचा वेळ आपल्या कार्यक्रमाकरिता मिळेल की नाही याबाबत साशंकता होतीच। त्याचबरोबर कार्यक्रमाकरिता आवश्यक सर्व गोष्टी वेळेवर उपलब्ध होतील की नाही याबाबत मानसिक दडपणही होते। माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मी या ठिकाणी आपण सर्वांचे आभार व्यक्त करण्याकरिता आले, परंतु आभार परक्यांचे मानायचे असतात, आपल्या माणसांचे नाही। त्यामुळे मला आपले सर्वांचे आभार व्यक्त कसे करावे याबाबत प्रश्नच पडला आहे। याबाबत मी एवढेच म्हणू इच्छिते की फुलांचे हार कशाला, फुलांचे हार कशाला, आभारांचे भार कशाला, नाते जपले हृदयाचे त्या नात्याला दार कशाला।